और टीवी9 संवाददाता के अतीक अशरफ हत्याकांड के आई विटनेस से बात की है टीवी9 संवाददाता ने, जिनका ये दावा था कि गाड़ी से उतरने के बाद अतीक महज 10 कदम ही चला होगा जब उस पर फायरिंग शुरू हो गई। सुनिए जरा। नहीं, पुलिस वाले ने गोली फायर किया लेकिन वो बच गया। हाँ। ठीक, इसके बाद पुलिस वाले ने कम से कम 10-12 पुलिस वालों ने तीनों लोग को पकड़ा, चारों तरफ से। कितनी गोली पुलिस वालों की तरफ से चली ये तो हमने नहीं देख पाया, मैं अपनी पहले जान बचाए, फिर इसके बाद मैंने अच्छा, वो जो मीडिया कर्मियों की शक्ल में थे, क्या इससे पहले कभी आपने उनको देखा था? नो, कभी मैंने नहीं देखा। आपको लगा नहीं कि ये कौन से लोग हैं, कहाँ आ गए हैं? हम लोगों के साथ जो हमारी लोकल की टीम थी वो थी। हाँ। और बाहर की 2 टीमें थी जिससे वो बात कर रहे थे। हाँ। अतीक अहमद और अशरफ दोनों लोग बात कर रहे थे, उसी टाइम ये घटना हुई। अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद इसी रास्ते, विनय थोड़ा सा रास्ता दीजिए, इस रास्ते से उनको गाड़ी लेकर आती है, ठीक है, इसी गेट के सामने, जिस गेट के सामने इस वक्त हम खड़े हैं, इस गेट के सामने उनको रोकती है, वो मेडिकल के लिए जाते हैं और मेडिकल करा। कितनी देर में मेडिकल हुआ? मेडिकल नहीं हुआ, 10:31 पे ये गोली कांड हुआ। नहीं, अतीक मेडिकल करा चुके थे या मेडिकल करा के वापस आ रहे थे? नहीं, मेडिकल कराया नहीं थे, वो मेडिकल के लिए जा ही रहे थे। मैक्सिमम 10 कदम ये चले थे तब इनको पहली गोली मार दी गई। मतलब जब पुलिस इनको धूमनगंज थाने से लेकर आई है, गाड़ी से ये उतरते हैं, 3 कदम चलते हैं, मीडिया कर्मी इनको रोकने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसी दौरान गोली चल जाती है। ये तमाम तीनों जो तीनों मीडिया कर्मी जो थे, क्या वो पहले से खड़े थे, इंतजार कर रहे थे उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉलो करके आ रहे थे? फॉलो, हमें लग रहा है कि वो शायद ही फॉलो कर रहे होंगे। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे, उनको देख नहीं पाए थे। हम लोग केवल अपना काम कर रहे थे, उसी टाइम अचानक फायर हुआ। हम लोग तुरंत अपने पीटीआई, पंकज नाम है उनको लेके मैं सीधे अपने ऊपर लेट गया। मैंने कहा कि उनके बच्चे हैं, पहले उनको मैं बचा लूंगा, मेरे गोली लगेगी चलेगी, लेकिन पहले उनका परिवार है, उनको मैं बचाऊंगा। मैंने कुछ सवाल आप करना चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप लोग भी कहते हैं उनके पीछे चल रहे थे, तो क्या लग रहा था कि वो लोग उसी समय से पीछे से आ रहे थे, पहले से खड़े थे? नहीं, वो हमें लग रहा है कि यहाँ पे वो नहीं थे, हो सकता है वो पहले भी आए हों, हो सकता है वो यहाँ ऑलरेडी इन्हीं जैसे यहाँ पे पूरी पब्लिक खड़ी थी उसमें भी रहे हों। हाँ। हम लोग को कभी वो दिखे नहीं थे। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब आपके सामने अतीक का काफिला आया, अरशद अतीक के साथ कितने पुलिसकर्मी और कितनी गाड़ियां थी, जरा उसकी डिटेल बताइए, तफसील से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 गाड़ियां थी। हाँ। कौन सी गाड़ी थी? पहला बोलेरो था, दूसरा जीप था, तीसरी स्कॉर्पियो थी। हाँ। कुछ लोग बैठे थे बोलेरो में, 4-5 लोग बैठे थे इनके साथ, अशरफ अतीक के साथ, और छठवीं जो तीसरी गाड़ी थी उसमें कुछ पुलिस वाले लोग मौजूद थे। हाँ। अच्छा, कल से अतीक को 3 गाड़ियां लेकर घूम रही हैं, ये वही गाड़ियां थी जो कल उसको कौशाम्बी लेकर गई थी? संभवतः वही थे। कुल कितने पुलिसकर्मी रहे होंगे और कितने पुलिसकर्मियों के हाथ में हथियार आपने देखा था और कितने बिना हथियार के? मैं नोटिस नहीं किया, मैं सीधे लेट गया, इसके बाद कुछ नहीं मैं देख पाया। तो देखिए, चश्मदीद की जुबानी पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी और इस वक्त एक ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। 3 थानों में से किसी एक में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, यह जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के आधार पर 3 थाने हैं और इन 3 थानों में से किसी में भी शाइस्ता सरेंडर कर सकती है। एक तो है धूमनगंज, दूसरा है खुलदाबाद और तीसरा है पूरा मुफ्ती। इन तीनों थानों में से किसी एक में शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, इस मामले की मास्टरमाइंड उसे माना जा रहा था। यानी उमेश पाल का मर्डर जिस अंदाज में अंजाम दिया गया, उसमें वो मास्टरमाइंड मानी जा रही है, वांटेड है, वांछित है, और आज वो इन 3 थानों में से किसी एक में सरेंडर कर सकती है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। जैन साहब, इस मामले में जिस तरह से परिस्थितियां अब नजर आ रही हैं, उसके आधार पर आपको लगता है कि अतीक अहमद के गैंग के सामने अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं रह गए? आज शाइस्ता के सरेंडर की खबर एक बार फिर सामने आ रही है कि वो ऐसा कर सकती है। देखिए, ये पूरा परिवार गैंगस्टर है। उनकी पत्नी शुरू में तो उन्होंने सिस्टम के ऊपर काफी एलिगेशंस लगाने की कोशिश की और बाद में पता चला कि वो खुद ही मास्टरमाइंड हैं। उनकी बहन, उनका भी वही हश्र हुआ। दोनों बेटे हैं वो जेल में हैं, 2 छोटे वाले हैं वो अभी किसी बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। तो इनका पूरा परिवार जो है वो गैंगस्टर है। हालांकि ये अभी 3 व्यक्ति उसमें से कम हो गए, लेकिन बाकी के बचे हुए 3 व्यक्ति भी अभी काफी खतरनाक हैं। हालांकि वो जेल में है, एक भगौड़ा है, लेकिन उनकी कार्रवाइयों के ऊपर काफी हद तक लगाम लग जाएगी, काफी हद तक कंट्रोल होगा और मुझे लगता है कि इनका हालत देख के बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा। वहाँ बहुत सारे यूपी में और बहुत सारे माफियाज हैं, माफिया डॉन हैं। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह से अब अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया है, ये फीलिंग भी
लगातार बढ़ती नजर आ रही है कि अतीक को मारकर उससे कोई एक बड़ा गैंग जो है वो स्थापित कर दिया जाए। कहीं ना कहीं एक ये भावना भी नजर आ रही है, फेमस होने की भावना, कि अपराध करो और फेमस हो जाओ, मशहूर हो जाओ। देखिए, फेमस होना एक बात है, ये जो तीनों लड़के पकड़े गए हैं इतनी जल्दी इनका छुटकारा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी घटना कैमरे पे कैद हो गई। उन्होंने जिस हिसाब से ये एग्जीक्यूशन स्टाइल मर्डर्स हैं ये, तो जैसे उन्होंने एग्जीक्यूट किया है दोनों माफियासों को, तो इसलिए वो जल्दी छूटेंगे नहीं, उनके ऊपर काफी सख्त रेकी भी की गई इनकी तरफ से, जल्दी छूटेंगे तो नहीं, सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी, ये भी बात सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर ये जरूर सवाल उठ रहे हैं कि कई तरह के लैप्सेस, कई तरह की जो लापरवाहियां हैं वो सामने आई हैं और ये हत्याकांड को अंजाम देने में सफल रहे ये अपराधी।